देखिए, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए कि बीएचयू के सेमेस्टर 4 में हमको क्या-क्या पढ़ना है। तो देखो बेटा, ऐसा है कि ये जो बीएचयू का जो सेमेस्टर चल रहा है ना, तो उसमें एक तो आएगा बीएए, जो कि सेमेस्टर 4 में पहला पेपर है, एंशिएंट इंडियन सोशल लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन, प्राचीन भारत की सामाजिक जीवन और संस्थाएं। तो इसका जो कोड नंबर है वो है 221, ठीक है ना। तो BAA 221 जो इसका कोड है AIC एंड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। तो इस पेपर में आपको क्या पढ़ना है, 5 यूनिट में इनको रखा गया है। पहला है यूनिट फर्स्ट, वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो इसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था में पहला चीज, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वर्ण। तो वर्ण की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में पहला चीज है। और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ आश्रम। तो पहला वाला जो था उसमें वर्ण की उत्पत्ति और वर्ण के प्रकार यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बताना है। और इसमें भूमिका जब भी आप लिखेंगे तो प्राचीनता से चलेंगे, तो ऋग्वेद में क्या मिल रहा है, पुरुष सूक्त में क्या कह रहा है, वो सारी बातों को डिटेल में लिखना पड़ेगा। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन, है ना। अच्छा, अगला क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ आश्रम। अगला जो पूछेगा वो ये है कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति और उसके बारे विकास के बारे में बताइए। तो अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इसमें भी आपको वैदिक साक्ष्य देने पड़ेंगे। छांदोक उपनिषद का जिक्र करना पड़ेगा जिसमें 3 आश्रमों का जिक्र है पहली बार, और जाबालोपनिषद का भी जिक्र देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था की प्राचीनता और उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए तब बाकी चारों आश्रमों का जो 25-25 वर्षों का विभाजन है और किस आश्रम में मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसकी सूचना आपको देनी है। अगला है वर्ण एंड इमरजेंस जाति। तो वर्ण का जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भी परिवर्तन है, तो वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हाँ, जातिगत समूह तो दिखाई पड़ते हैं, चाहे वापता हो, तंतुवाय हो, तक्षण हो, इनका नाम आता है। पर ये ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण को स्वीकार कर सकता था, यानी वो कर्म के आधार पर विभाजन जो था वो लचीला था। लेकिन अगर बात करें इसकी, तो इसमें जो है उत्तर वैदिक काल तक आते आते सबके कर्म निर्धारित हो गए थे। और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जब बाह्य आक्रमण होने लगे, सम्मिलन होने लगा, तो वर्ण संकरता बढ़ने लगी। तो ऐसी दशा में प्रत्येक जातियों ने अपने लिए कठोर नियम बना लिए। और परिणाम ये हुआ कि अब जो पहले वर्ण व्यवस्था क्या था, कर्म जो थे लचीले थे, अब वो कठोर हो गए। और धीरे धीरे यह कर्म आनुवंशिक होते हुए जातिगत व्यवस्था में परिगणित हो गए। और इसमें मनुस्मृति से लेकर के पाणिनि का, महाभारत के भी संदर्भ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है ना। कभी कभी अगर एक नंबर में पूछ देता है ना कि वर्ण संकरता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो मनुस्मृति में मनु के द्वारा किया गया था। चौथा है इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूडलिज्म ऑफ सोसाइटी। तो भारतीय समाज पे सामंतवाद का क्या प्रभाव था, इसे भी आपको पढ़ना है। कि जब भारत में सामंती व्यवस्था आई, छोटे छोटे राजाओं ने जब अपने अपने क्या है राज्य स्थापित कर लिए, ठीक है ना, तो इनके विद्रोह और आपसी संघर्षों की वजह से समाज के सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। अब बात करेंगे यूनिट सेकंड की, मैरिज एंड फैमिली। तो बेटा इसमें क्या है, मीनिंग एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिजेस। तो इसमें क्या, विवाह का अर्थ और उसका उद्देश्य बताइए। तो जो क्वेश्चन बनता है, क्या विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ऐसा पूछेगा। और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जन्म जन्मांतर का संबंध, या धार्मिक उत्सव करना, पितृण से उऋण होना, वंश उत्पत्ति करना, आत्मा का मिलन इत्यादि, ये सारी बातों को, है ना। और पत्नी के रूप में
या पति के रूप में जो भी दायित्व का है, या पिता के रूप में जो दायित्व का निर्वहन करता है ना, वो सारी चीज़ें, वो भी तो एक धर्म है, पिता धर्म, पुत्र धर्म। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या विवाह एक धार्मिक संस्कार है। अगला क्या, छठा है टाइप्स ऑफ मैरिज एंड देयर सिग्निफिकेंस। मतलब मैरिज माने विवाह के प्रकार क्या हैं और उनका महत्व क्या है। तो ये 8 प्रकार के विवाह बताना पड़ेगा। इसके बाद आपको सजाती विवाह में पुनर्विवाह, विधवा विवाह और स्वयंवर विवाह का छोटा सा संदर्भ देना है, और विजातीय विवाह भी बताना पड़ेगा, जिसमें अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह की भी चर्चा करना है। अनुलोम विवाह में जहाँ पुत्र जो होता है माता की जात से जाना जाता है, यानी पिता ऊंचा खानदान का होता है या उच्च वर्ण का होता है, माँ निम्न जाति की होती है, तो वहाँ पर वह अनुलोम विवाह, और जहाँ पे माता उच्च वर्ण की हो या उच्च जाति की हो और पिता निम्न जाति का हो, वहाँ पर प्रतिलोम विवाह होता है, और इससे उत्पन्न होने वाली संतान को शूद्र कहा जाता था। तो ये चीज़ आप जानिएगा। अगला है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ फैमिली। अब इसमें आपको बात करना होगा संयुक्त परिवार के बारे में, एकल परिवार के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि घर का मुखिया का दायित्व क्या होता था, या घर का जो पिता है ना, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभी पुत्र के बारे में पूछ देता है कि पुत्र क्या है, पुत्र के प्रकार बताइए, औरस पुत्र क्या है, दौहित्र कौन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पूछ देता है। तो पिता पर माता को लेकर के, तो माता का तो ये इसमें चला जाएगा, और पिता और पुत्र का एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ये भी पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 में बात करें पोजीशन एंड रोल ऑफ वुमेन, तो महिलाओं का स्थिति क्या थी, उनका रोल क्या था, महत्व, ठीक है ना, समाज में, ये क्वेश्चन पूछ तो इसमें आएगा। तो पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, तो प्राचीन काल के समाज में औरतों की सामाजिक स्तर और दशाएं क्या थी, उनको क्या अधिकार मिले थे, वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू सोसाइटी, तो प्राचीन समाज में औरतों का क्या कर्तव्य था, योगदान था, है ना। तो भारतीय समाज में उन महिलाओं का क्या योगदान रहा, तो चाहे राजनीति हो, धर्म हो, ठीक है, या सामाजिक जीवन हो, तो उनमें क्या योगदान था, या शिक्षण के रूप में, शिक्षक के रूप में, तो ये सारी बातें इसमें बतानी है। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना होगा ऋण, पुरुषार्थ और संस्कार। तो टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऋण, तो पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार का ऋण है। उसका क्या बताना, प्रकार, और उसका महत्व बताना कि आखिर ये ऋण व्यवस्था क्यों लाई गई। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि बिना काम, जो काम होता है बिना धन के नहीं हो सकता, अर्थ के नहीं हो सकता, और अर्थ भी कैसा, जो धर्म युक्त होना चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको आपको पढ़ना है, और इसको जोड़ना भी पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य से कैसे जोड़ेंगे, गृहस्थ से कैसे जोड़ेंगे, ये भी आपको बताना होगा। अब है 12वां जो है एम्स, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ संस्कार। यहाँ पर आपको बताना है कि संस्कार का अर्थ, उद्देश्य क्या है, संस्कार का अर्थ बताइए, संस्कार के 16 प्रकार बताइए, और उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो संस्कार का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे एग्जाम में उनको हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट 4 की, एजुकेशन सिस्टम, तो अब इस पे बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना, मतलब उसकी उसकी वस्तुनिष्ठता के बारे में पूछ सकता है कि प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालें और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करें।
और 14वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नालंदा, विक्रमशिला, काशी, तक्षशिला। तो ये 4 विश्वविद्यालयों के बारे में पूछता है। तो आपको तक्षशिला, काशी, विक्रमशिला और नालंदा, इन चारों पर क्या करना है, अपने बारे में बात रखना है। तो देखो आपको पता है कि 4 क्वेश्चन जो होते हैं दीर्घ उत्तरी होते हैं, 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो लघु उत्तरी होते हैं। तो 4 में से लिखना है 2 और 6 में से लिखना है 3। ध्यान रखिएगा, जो ये 2 क्वेश्चन लिखेंगे आप, ये 6 पेज में लिखना है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में जब भी लिखिएगा तो 40-40 मिनट में लिख लीजिएगा, या 45 मिनट मान लीजिए, जो भी हो, लेकिन 40 से अधिक ना लगे समय। और 3-3 पेज का जो समय है उसको कम से कम आपको 20 से 25 मिनट में लिख लेना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन तो अथवा अथवा करके देता है बीएचयू में। और 10 क्वेश्चन आपको क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। तो इनकी भी तैयारी आप अच्छे से कर लें। जब इनका आप अध्ययन कर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और यदि ये आते हैं आपको तो सबसे पहले इसे ही कर देंगे, सीधे उसका उत्तर देंगे, बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, ठीक है। तो पहले इसका उत्तर दे दीजिए 10 का, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल, ठीक है ना। पूछ दिया कि वर्ण व्यवस्था किसने लाया, वर्ण व्यवस्था की वर्ण संकरता की बात किसने किया, तो सीधे लिखना है मनुस्मृति में मनु द्वारा, बस हो गया उत्तर। पूछ दिया कि जैसे किताब का नाम ही पूछ देता है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया किसने लिखा है, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, ए.एस. अल्तेकर, ठीक है ना। पूछ देता ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, एन.के. दत्त का है। तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी। और भी पूछ देता है कभी कभी मैरिड एंड फैमिली इन इंडिया की रचनाकार कौन है, तो के.एम. कपाड़िया जी हैं, ठीक है। सोसाइटी इन इंडिया के रचनाकार कौन है, डेविड जी मेनबुएन है। तो कुछ लोगों का तो पढ़ लीजिए आप। इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है इसमें, जे.एस. मिश्रा की, जयशंकर मिश्रा की प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। तो ये हिंदी में है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है, लेकिन यह बहुत महंगी है। हिंदी संस्कार के लेखक कौन, ये पूछ देता कभी कभी, तो आर.बी. पांडे, राजबली पांडे जी हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है ओम प्रकाश, ये तो जानना चाहिए, पढ़ किताब चाहे तो खरीद सकते हैं। प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास ओम प्रकाश जी का, ये आपको काम कर लेगा किसमें, आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब ये 4th सेमेस्टर में, दूसरे पेपर में, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्य शर्मा की है मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। एक ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, एल.के. त्रिपाठी की, पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द वोमेन इन एंशिएंट इंडिया, एल.के. त्रिपाठी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको आप पढ़ लेंगे। बी.एन.एस. यादव का भी है, सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया इन द 12th सेंचुरी एडी। तो इस प्रकार से आप इनको देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपकी मददगार होंगे।